Jai Hind students, we were discussing chapter 13 of class 9th, why do we fall ill. In this video I am going to discuss principles of prevention. Okay, in the previous video we have discussed many things that and many topics like principles of treatment, means of spread, types of disease, and many topics related to the health and diseases. All of you were aware of the revised syllabus. Now it has arrived and I have given you all also. The deleted syllabus we don't have to study this year. It will not come in the exam. And the revised syllabus, the topic given in the revised syllabus only we have to study. In next video I will also talk about the revised syllabus, but now I am giving you in this video the topic principles of prevention. Okay, and this topic is given in the revised syllabus also. ये जो topic है आपका revised syllabus में भी दिया हुआ है health and diseases topic के अंदर. Okay, now principles of prevention में prevention means क्या होता है? बचाव. हम कैसे बचेंगे? तो प्रिवेंशन, जब हम प्रिवेंशन करते हैं तो इसके क्या लिमिटेशंस हैं, इसमें बाधा किस किस टॉपिक को लेकर आती है, किस आइडिया को लेकर, किस कारणवश इसमें बाधा आती है, लिमिटेशंस इसके क्या क्या हैं प्रिवेंशन के. तो हमारा फर्स्ट लिमिटेशन है, द फर्स्ट इज दैट वंस समवन हैज़ डिजीज देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कंप्लीटली. जब इन्फेक्शन होता है तो ऐसा हो सकता है कि हमारा बॉडी ऑर्गन जो है वो डैमेज हो और कभी भी रिकवर ना कर पाए. तो ये हमारा लिमिटेशन है प्रिवेंशन के फील्ड में. मतलब हम बचाव जो करते हैं उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं. हमारा बॉडी एक बार इन्फेक्टेड हो जाता है तो मे बी वो फिर दोबारा रिकवर ना करे. द सेकेंड इज़ दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम. दूसरा ये है कि जो ट्रीटमेंट होता है वो टाइम लेता है, मतलब समय लेता है ट्रीटमेंट में. और इस दौरान जो सफ़रर है, जिसको बीमारी हुई है, उसको बेड रीडन फॉर सम टाइम होना पड़ता है. बेड रीडन फॉर सम टाइम इवन इफ़ वी कैन गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट. अगर हम उस व्यक्ति को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे भी रहे हैं तो भी उसको कुछ समय के लिए बेड रीडन मीन्स, बेड रीडन का मतलब होता है द सिक पीपुल जिसको बेड रेस्ट करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एज बेड रीडन. उस पीपल को बेड रीडन होना ही पड़ेगा, आराम करना ही पड़ेगा, बेड पर रहना ही पड़ेगा. द थर्ड इज दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू द अदर पीपल. तीसरा लिमिटेशन क्या है कि एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, वो मीडियम हो जाता है, सोर्स हो जाता है इन्फेक्शन का, क्योंकि वो अब माइक्रोब्स को कैरी कर रहा है और उसके द्वारा वो माइक्रोब्स किसी हेल्दी पर्सन के पास जा सकता है, फैल सकता है. वो जो पर्सन है वो आपका एक सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन का. तो प्रिवेंशन जो हम लोग करते हैं उसमें 3 कारण होते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं प्रिवेंशन के, जिसको हमने सिंपली इस पेज में लिखकर बताया है. मैं आपको दूंगी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द प्रिवेंशन. दैट द बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड, बॉडी फंक्शन या बॉडी ऑर्गन आर डैमेज्ड और नॉट रिकवर्ड कंप्लीटली रिकवर कभी कभी नहीं भी कर पाता है. ट्रीटमेंट टेक्स टाइम, ट्रीटमेंट जो है टाइम लेता है. सो द सफ़रर हैज़ टू बी बेड रिडन, सफ़र को बेड रेस्ट या आराम करना पड़ता है, आराम की ज़रूरत पड़ती है. इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो सोर्स हो जाता है इन्फेक्शन का एंड कैन स्प्रेड टू द अदर पीपल, और वो दूसरे पीपल को भी इन्फेक्ट कर सकता है. मैं बार बार बोलती हूँ कि ये जो तुम्हारा चैप्टर है एनसीईआरटी का, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया हुआ है और वो बहुत एनालिटिकल और लैंग्विस्टिक फॉर्म में है, लैंग्वेज के फॉर्म में है. इसको पैरा वाइज और नोट्स वाइज आपको खुद बांटना पड़ेगा, पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा. और मैं आपको पीपीटी दी हूँ, उससे आप पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए. मैं इसको लाइन बाय लाइन इस वीडियो में, हर वीडियो में आपको एनसीईआरटी बुक से समझाने की कोशिश करती हूँ. एंड यू ऑल्सो रीड द बुक, तुम भी बुक को पढ़ो समझने के लिए.
तो हमारा प्रिवेंशन का क्या क्या तरीका होगा? जनरली हम प्रिवेंशन को दो तरीके में बांट सकते हैं. वन इज जनरल वेज एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक वेज. ओके, प्रिवेंशन का पूरा तरीका जो है वो दो वेज में बढ़ सकता है. एक तो जनरल, जो कि सभी को ये प्रिवेंटिव स्टेप उठाना चाहिए, और एक है स्पेसिफिक वेज, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक स्टेप उठाते हैं ताकि वो बीमारी मुझे ना हो. ये जनरल वेज क्या है? ये जनरल स्टेप है जो कि हर किसी को ये प्रिवेंटिव स्टेप उठाना चाहिए ताकि उसे कोई बीमारी ना हो. और स्पेसिफिक वेज वो है जो कि वो प्रिवेंटिव स्टेप है जो कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से बचने के लिए हमें उठाना चाहिए. ओके, तो जनरल वेज में यहाँ बुक में आपके क्या टॉपिक दिया हुआ है? जनरल वेज को आपको दो तरीके में बांटा गया है. मतलब जनरल ट्रीटमेंट, जनरल प्रिवेंटिव स्टेप हम दो तरीके से ले सकते हैं. पहला है हमारा पब्लिक हाइजीन. अगर हम अपने हाइजीन को मेंटेन करें, साफ सफाई को मेंटेन करें, इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, हम जो भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, जो चीज़ भी जिस वातावरण में रहते हैं, जो हवा हम सांस लेते हैं, अगर वो सभी शुद्ध रहें, अच्छे रहें, तो ऑफ कोर्स ये प्रिवेंटिव स्टेप हुआ और हमें कोई बीमारी होने से हम बचेंगे. तो पब्लिक हाइजीन में आ गया है. इस बुक में आपको दिया हुआ है कि अगर आपको एयरबॉर्न डिजीज़ से बचना है तो आपको ऐसे कंडीशन में, लिविंग कंडीशन में रहना होगा जो कि ओवर क्राउडेड ना हो. अगर आपको वाटर बॉर्न माइक्रोब्स से बचना है तो ऐसा पानी पीना होगा जो कि एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो कि वहाँ से पानी पीना होगा जहाँ हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले, जहाँ माइक्रोब्स की का प्रेजेंस कम से कम हो, ना हो, वो वाटर अच्छे से फिल्टर्ड होके और स्टेराइल होके हमें मिले. और अगर हमें वेक्टर बॉर्न डिजीजेज या वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस, मतलब जैसे मॉस्किटो बाइट, ये सब से जो इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शियस डॉग बाइट से जो अगर हमें बचना होगा, तो नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट में रहना होगा. इस तीनों को मिलाकर मीन्स अच्छे वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड को लें, अच्छा लिविंग कंडीशन हो जहाँ ओवर क्राउडिंग ना हो, और नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट हो, सराउंडिंग हो, ताकि वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस ना हो. ये सभी आपके आएंगे टॉपिक पब्लिक हाइजीन में. मीन्स आपका जो, और ये पब्लिक हाइजीन किस में आएगा? जनरल प्रिवेंटिव स्टेप्स में आएगा. दिस पब्लिक हाइजीन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 or 4 पार्ट्स लाइक एयर हाइजीन, फूड हाइजीन, सराउंडिंग हाइजीन. सराउंडिंग हमारा अच्छा हो. ओके, एंड सराउंडिंग अच्छा होगा तो हमारा जो वेक्टर डिजीज़ है, जो वेक्टर कैरी करते हैं लाइक मॉस्किटो, वो डिजीज़ उससे आप बचेंगे. तो एयर, फूड, वाटर हाइजीन, ये सभी मिलाएंगे तो एक पब्लिक हाइजीन बनेगा. ओके, नाउ इन द सेकेंड पैरा इट इज़ डिस्कस्ड इन 2 पैरा कि ऐसा क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं, जैसे एक बच्चे को कोल्ड एंड कफ हुआ और वो स्कूल आ गया, तो ऐसा कभी होता है कि उसके साथ वाला कोई बच्चा, उसका फ्रेंड में भी इन्फेक्टेड हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी होता है. कुछ बच्चे उससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, कुछ बच्चे उससे इन्फेक्टेड नहीं होंगे. यहाँ लिखा हुआ है, नॉर्मली वी आर फेस्ड विथ इन्फेक्शंस एवरी डे. इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ इन द क्लास, इट इज लाइकली दैट द चिल्ड्रन सिटिंग अराउंड विल बी एक्सपोज टू द इन्फेक्शन. ओके, ये जनरल है कि जब कोल्ड एंड कफ करके आपका फ्रेंड सफ़र हो रहा है और आ रहा है, तो कभी कभी हो सकता है अगर आपको वो कोल्ड एंड कफ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. अगर नहीं होता है तो क्या रीज़न है, और अगर आपको हो जा रहा है तो क्या रीज़न है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स
ऐसा अगर हमें वो कोल्ड एंड कफ नहीं हो रहा है, मीन्स कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे तो मुझसे इन्फेक्शन हुआ होगा, उसका वायरस ऑफ कोर्स ड्यूरिंग टॉकिंग, उससे बात करते वक्त, उससे हाथ मिलाते वक्त, उसके पास बैठते वक्त उसका वायरस या जो इन्फेक्शियस एजेंट है, बैक्टीरिया है, वो आया होगा आप में, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट किया होगा उस माइक्रोब से, और अगर आपका इम्यून सिस्टम एनफ स्ट्रांग है तो वो सारे माइक्रोब्स को किल कर दिया होगा और आपको वो इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो आप उस माइक्रोब्स को नहीं मार पाएंगे और आपको वो इन्फेक्शियस डिजीज हो जाएगा और आपको भी कोल्ड एंड कफ हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द रीजन दैट इम्यून सिस्टम, आवर इम्यून सिस्टम मस्ट ऑल्सो बी स्ट्रांग। तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता कैसे है? ये होता है अगर हम अच्छे से न्यूट्रिटिव भोजन लें तो। ओके, वन वे ऑफ लुकिंग एट अ सीवियर इन्फेक्शन इट इज अ लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यून सिस्टम। एक कारण है जिसमें हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज हो जाता है, वो है कि हमारा इम्यून सिस्टम का सक्सेस नहीं हो पाना, लैक होना, मतलब उससे फाइट नहीं कर पाना। The functioning of the immune system, like any other system in our body, will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available. अब हमारा इम्यून सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो है वो किससे डेवलप करता है? न्यूट्रिशन से डेवलप करता है, फूड से डेवलप करता है। हम कैसा भोजन ले रहे हैं तभी तो उससे एनर्जी मिलेगी और हमारा ऑर्गन भी स्ट्रांग बनेगा। तो इम्यून सिस्टम भी हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है। ओके, ये भी कैसे स्ट्रांग होगा? अगर हम न्यूट्रिटिव भोजन ले रहे हैं, अच्छे से स्ट्रांग न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा और हम उस इन्फेक्शियस माइक्रोब से फाइट कर पाएंगे। तो ये इस चीज़ को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए? कैसा प्रिवेंटिव स्टेप हमें उठाना होगा? वी मस्ट ऑलवेज टेक प्रॉपर डाइट एंड सफिशिएंट फूड। तो हमें एक प्रॉपर डाइट हमेशा लेनी होगी, बैलेंस डाइट, और सफिशिएंट फूड लेना होगा। तो हमारा दूसरा जनरल वे का प्रिवेंटिव स्टेप हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट। एवरीवन मस्ट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट। इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारा स्टेप उठाती है, उनको अच्छे से, गरीब लोगों को भी अच्छे से प्रोटीन मिले, फैट मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, इसका गवर्नमेंट भी डिस्ट्रीब्यूशन कराती है बाय सेवरल इट्स एजेंसीज। इसी कारणवश कि सब लोगों को एक बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन मिले और उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। आप अभी कोरोना पेंडेमिक पीरियड में भी देखेंगे कि गवर्नमेंट भोजन वगैरह अच्छे से बंटवाना शुरू की है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने की काफ़ी सलाह दी जा रही है। मिनी फूड लिस्ट दिया जा रहा है कि आप ये भोजन खाएं, आप वो भोजन खाएं। ये सब क्यों दिया जा रहा है? ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। तो हमने प्रिवेंशन में दो स्टेप पढ़ा, जनरल वेज एंड स्पेसिफिक वेज। जनरल वेज में पढ़ा हमने पब्लिक हाइजीन एंड सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स टू डेवलप आवर इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप हो। उसके बाद ये जनरल वेज था। उसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक वेज। स्पेसिफिक वे तो है जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर माइक्रोब्स से इन्फेक्टेड हुआ और हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है, तो क्या करता है वो हमारा इम्यून सिस्टम? मैंने हर वीडियो में बताया है, वो इम्यून सिस्टम सेवरल सेल्स बनाता है और ये सेल्स आपके जाके माइक्रोब्स से फाइट करते हैं। लाइक जैसे ये एक नेचुरल किलर सेल है इम्यून सिस्टम का, NK इसको कहते हैं। जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया इसमें इंटर करेगा तो ये नेचुरल हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी का, इसको कहेंगे एंटीजेंस। जैसे ही एंटीजेंस इंटर करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है भाप जाता है कि समथिंग एक्स्ट्रा मटेरियल हैज़ इंटर्ड इनटू आवर बॉडी एंड इट स्टार्टेड क्रिएटेड सेवरल फाइटिंग बॉडीज, सेल बॉडी, फाइटिंग सेल बॉडीज बनाना शुरू कर देता है। ओके, लाइक WBC। इसमें WBC में अभी आप लिम्फोसाइट्स पढ़ेंगे, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट, T सेल्स, ओके, H सेल्स, NK सेल्स, माइक्रोफेजेज,
macrophages, MAST, mast cell, these all are immune system cells। ये सब जो है वो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं जो कि जैसे ही कोई माइक्रोब्स इंटर करता है तो फाइट करने के लिए बनाते हैं। ये जो हमारा ये बी लिम्फोसाइट सेल है, पर्टिकुलरली एक वन टाइप ऑफ WBC है। ये बी लिम्फोसाइट सेल अगर किसी माइक्रोब से फाइट करता है तो फाइट करने के बाद अपने आप में ये एक मेमोरी भी रखता है, अपने मेमोरी दिमाग में, मतलब इस सेल को मेमोरी का भी कैपेसिटी है। अपने मेमोरी में ये रख लेता है कि ओ ऐसा सेल आया था, ऐसा एंटीजन आया था तो हमने ऐसे फाइट किया था। तो ये बी लिम्फोसाइट सेल जो है वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और बॉडी में स्टोर्ड हो जाते हैं। ओके, अब जैसे ही उस इंडिविजुअल को दूसरी बार उसी वायरस, सेम वायरस से इन्फेक्शन होगा तो ये जो मेमोरी सेल है वो तुरंत इसको पहचान लेंगे। ओके, तुरंत, क्योंकि अरे ये तो इसको याद था। जैसे आपके पास, आपके घर में जब पहली बार कोई व्यक्ति आए, गेस्ट आए, पापा के फ्रेंड आए, तो थोड़ा वक्त लगता है उनको पहचानने में, इंट्रोडक्शन होता है, फिर वो आपके बारे में पूछते हैं, आप उनके बारे में पूछते हैं, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा समय लगता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरी बार आते हैं तो क्या आप फिर पूछेंगे कि हेलो आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपके घर में कौन कौन है, आप कैसे आ गए, आप मेरे रिलेशन में क्या लगते हैं, ये सब आप सेकेंड टाइम तो क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो हमारा जो सेकेंड एंट्री ऑफ एंटीजेंस होगा वो इस मेमोरी के कारण बहुत तुरंत ये सेल फाइट करना स्टार्ट कर देंगे और सेकेंड टाइम हमें कम से कम वक्त लगेगा इस एंटीजन से फाइट होने में और हम तुरंत रिकवर हो जाएंगे। हो सकता है हमें वो बीमारी दोबारा होगी भी नहीं और नहीं होती है। ओके, देन दिस इज कॉल्ड एज द सिस्टम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये जब सिस्टम हमें समझ में आ गया कि ओ हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे फंक्शन करता है, तो पता है साइंटिस्ट क्या करने लगे, हमें कोई बीमारी हो या ना हो, कोई मानो वायरल बीमारी है, उसका एट्यूनेटेड फॉर्म मतलब कि हल्का इसको कुचल कर, इसको थोड़ा सा मतलब ऐसा बना देंगे कि ये हमारे बॉडी में जाए तो डिजीज काउज ना करे। लेकिन इस वायरस के जाने के बाद एट्यूनेटेड मतलब उसको कुचल कर, जैसे सांप का दांत निकाल दिया जाता है तो वो सांप अब डेंजरस नहीं रह पाता है, उसी तरह किसी वायरस का जो जिस कारण वो डिजीज काउज कर रहा है उसको हटा दिया जाता है और फिर हमारे बॉडी में डाल दिया जाएगा। ओके, माइल्ड वायरस मतलब माइल्ड डोज, ऐसा डोज नहीं कि वो डोज जाने के बाद हमें बीमारी हो जाए। जैसे ही वो वायरस हमारे अंदर जाएगा, ये जो इम्यून सेल्स हैं वो उसे पहचानेंगे कि अरे ये कौन आ गया और फिर तुरंत उससे फाइट करके मेमोरी सेल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे और फिर ये मेमोरी सेल हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगर दोबारा हम इस वायरस से, वाइल्ड वायरस से जो कि प्योर वायरस है, इन्फेक्टेड होते हैं तो हमारे में ऑलरेडी मेमोरी सेल्स रहेंगे और हमारा जो वो डिजीज़ है वायरस के कारण हम ये मेमोरी सेल्स उससे अच्छे से फाइट कर लेगा इस वायरस से, जो कि हम बाद में होंगे और हमें वो डिजीज़ नहीं होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वैक्सीनेशन। ये जो वैक्सीनेशन है ये स्पेसिफिक वे में आता है, मीन्स हम पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट में हम अपने सेल में अपने बॉडी में एक इम्यून सिस्टम डेवलप करा लेते हैं पहले ही, इन्फेक्शन होने के पहले ही, ताकि वो बाद में अगर वो वायरस हमें मिल जाए या बैक्टीरिया हमें मिल जाए तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी सेल्स हैं जिससे वो फाइट कर लेगा और वो डिजीज़ फिर दोबारा नहीं होगा। और ये मेमोरी सेल्स कैसे बने, क्योंकि हम उस वायरस का चेंज्ड रूप डाले थे जिससे डिजीज़ नहीं हो रहा था, वैसा डाले थे। डिजीज्ड वाले को थोड़ा माइल्ड करके उसके डिजीज्ड पोर्शन को हटा के और तब बॉडी में डाले थे। इसी प्रकार वैक्सीनेशन का इन्वेंशन हुआ कि वैक्सीनेशन कैसे बनता है। जानबूझकर बच्चों में माइल्ड वायरस का डोज दिया जाता है ताकि बच्चे में अपना एक्टिव इम्यून सिस्टम डेवलप हो, अपना वो बॉडी मेमोरी सेल्स बना ले और उसको स्टोर कर ले और फ्यूचर में जब वो बड़ा हो या अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी उस वायरस से अटैक हो उसका,
तो वो उसको डिजीज़ ना हो। मीन्स स्पेसिफिक वे में आता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज बाय वैक्सीनेशन। और ये हमारा बॉडी का नेचुरल प्रोसेस था जिसको अब हम लोग वैक्सीनेशन के रूप में यूज करने लगे हैं, जिसमें हम लोग माइल्ड डिजीज इन्फेक्शियस एजेंट को बॉडी में डालते हैं जो बीमारी नहीं काउज करता है, लेकिन हमारे एंटीबॉडीज को बहुत इम्यून सिस्टम को बहुत ही एग्रेसिव कर लेता है और हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी बनाता है, और बाद में फिर अगर हम उस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं तो ये हमारी बॉडी आराम से फाइट कर लेती है। दिस इज़ व्हाट गिवन इन दिस टॉपिक दैट इम्यूनाइजेशन। ये जो साइंटिस्ट थे आपके इंग्लिश साइंटिस्ट एडवर्ड जीनर, इन्होंने क्या किया, बच्चे को पकड़ के आपको काउ पॉक्स एक ग्वाला था उसको देखा गया कि चिकन पॉक्स नहीं हुआ और बाकी सभी इलाके में सभी लोगों को चिकन पॉक्स हो गया। तो पता किया गया कि उस ग्वाले को चिकन पॉक्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो गाय पाले हुए था, उसको काउ पॉक्स था और उससे वो इन्फेक्टेड हुआ था। इन्फेक्टेड होने के बाद उसमें मेमोरी सेल आ गए थे और मेमोरी सेल बनने के बाद उसको चिकन पॉक्स फाइट के लिए ऑलरेडी उसके सेल में बॉडी में मेमोरी सेल्स थे और वो ग्वाला जो था वो आराम से फाइट कर लिया और उसको वो चिकन पॉक्स नहीं हुआ। तो ये एडवर्ड जीनर जो थे वो बच्चों को क्या किए, ये काउ पॉक्स वाला जो वायरस है, वैक्सीन है, जो वो बच्चों में डालने लगे। डालने के बाद इस बच्चे को क्या, इस बच्चे में इसको माइल्ड वायरस डालने के बाद इस बच्चे का अपना इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ और अपना इम्यून सिस्टम डेवलप होने के बाद ये मेमोरी सेल्स बनाया और बाद में जब इसमें अगर चिकन पॉक्स का वायरस से ये एक्सपोज हुआ अपने लाइफ टाइम में तो इसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका था वाया काउ पॉक्स। माइल्ड इज़ अ वेरी माइल्ड डिजीज। हमेशा माइल्ड वायरस को एज अ वैक्सीन डालते हैं एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन जिसमें हम लोग वैक्सीन देते हैं। और व्हाट वी डू इन इम्यूनाइजेशन, हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बनाते हैं। वी कैन मेक फूल कि देखो तुम्हारा वायरस आ गया, लेकिन वो वायरस क्या होता है, मरा कुचला दबा कुचला होता है और इम्यून सिस्टम उसी वायरस को मारने के चक्कर में अपना मेमोरी सेल बना लेता है और बॉडी में स्टोर कर लेता है। फिर वो इंडिविजुअल बाद में जब सीरियस वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो वो मेमोरी सेल उससे फाइट करते हैं और उससे उसको बीमारी नहीं होने देते हैं। दिस इज व्हाट memory of a particular infection by putting something that mimics the microbe। कुछ ऐसा चीज़ डाल देते हैं जो कि माइक्रोब की क्या कहते हैं, मिमिक करता है, उसकी मिमिक्री करता है, उसके जैसा बिहेव करता है, लेकिन वो डिजीज नहीं करता है। लेकिन इस चक्कर में हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, मेमोरी सेल बना चुका होता है और जब हम रियल लाइफ में उससे एक्सपोज्ड होते हैं तो ये मेमोरी सेल्स उस डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं। This is all about your vaccination process. Read every line. Nowadays there are vaccines against tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio एंड मेनी अदर्स के अगेंस्ट में आपका अभी वैक्सीन आ गया है। जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं तो डिप्थेरिया, डीपीटी, ये सब की उसी वक्त वैक्सीन पड़ती है। ट्यूबरक्लोसिस का आपका आ गया है वैक्सीनेशन। ये सभी डिजीज़ का नाम याद रखना है कि ये सभी वैक्सीन्स हम लोग लेते हैं, आप भी लिए होंगे ये सभी वैक्सीन्स। हेपेटाइटिस बी कुछ बच्चे अभी भी ले रहे होंगे, हेपेटाइटिस बी का। सम हेपेटाइटिस वायरस जॉन्डिस ट्रांसमिटेड इज अ वैक्सीन, वन ऑफ देम। हेपेटाइटिस ए का जो वैक्सीन है इन द मार्केट में आ चुका है, हेपेटाइटिस बी का भी आ चुका है। In this way many vaccines are developed. And what are vaccines? Vaccines are chemicals that consist of mild infectious agent and it helps to initiate our immune system to form memory cells to fight against the diseases. तो ये हमारा प्रिवेंटिव स्टेप हुआ किसके लिए, स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए। तो हम समझ गए कि हमारा प्रिवेंशन दो टाइप्स का हो सकता है, जनरल वे एंड स्पेसिफिक वे। जनरल वे में पब्लिक हेल्थ आएगा और अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिशन ताकि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो, और स्पेसिफिक वे में हम अपने इम्यून सिस्टम को कहते हैं कि यू डेवलप योर पर्टिकुलर मेमोरी सेल बाय टेकिंग वैक्सीनेशंस। ओके,
In the next topic we will I will teach you polio vaccination, and this is the last topic of this chapter. Okay, read all the chapters line by line, read every line and try to do the answers. If any problem, then message me. Okay, read all the lines of the chapter. This is the last topic of your chapter. This chapter is finished. Thank you.